ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और युद्ध जैसी स्थिति को लेकर 5 बड़े अपडेट सामने आए हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि ईरानी संसद में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ईरान अब होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल सकेगा कानूनी तौर पर, ऐसा ईरान का कहना है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अब जंग का दूसरा स्वरूप आ चुका है। अब अमेरिका ने आर्थिक युद्ध शुरू कर दिया है ईरान के खिलाफ, यानी ईरान पर प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया जाएगा, नाकेबंदी को भी और मजबूत किया जाएगा। तीसरे बड़े अपडेट की बात करें तो एक ईरानी अधिकारी का दावा है कि मक्का एग्रीमेंट में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है ईरान को। अगर ऐसा होता है तो जो इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है, 3 देशों को, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच में जो गठबंधन बना है, उसमें ईरान भी शामिल हो सकता है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। चौथे बड़े अपडेट की बात ये करें तो अमेरिका में खुलासा हुआ है, एक नई रिपोर्ट सामने आई है, उसमें दावा किया गया है कि जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत नहीं हुई थी, 18 अमेरिकी सैनिकों की जान गई थी। असल संख्या 18 थी और घायल होने वाले सैनिकों की संख्या है 750। बता दें कि आधिकारिक तौर पर अमेरिका यही मानता रहा है कि 13 सैनिकों की मौत हुई थी। और पांचवें और आखिरी बड़े अपडेट की बात करें, अपडेट आया है ईरान से। कई सारे सूत्रों का यह दावा है, ईरानी मामलों के जानकारों का यह दावा है कि ईरान में नेतृत्व के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। सत्ता अभी सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई के हाथों में है, जो अली खामनेई के बेटे हैं। अभी वो सार्वजनिक रूप से कम ही दिखते हैं। दूसरी ओर आईआरजीसी और राष्ट्रपति के बीच में भी टकराव की बातें आती हैं। इस बीच एक वीडियो भी आया है, यह वीडियो है पहले सर्वोच्च नेता खुमैनी के पोते हसन खुमैनी का। उसमें दावा किया जा रहा है कि उनका यह कहना है कि अमेरिका से युद्ध की बजाय हमें शांति वार्ता करनी चाहिए। तो अगर बयानों में एकजुटता नहीं है ईरानी नेतृत्व में, तो इसे लेकर ही कहा जा रहा है कि शायद आपसी टकराव भी है ईरान के अंदर। तो इस पर ही विस्तार से आज हम चर्चा करने वाले हैं, सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत में 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़ रहे हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हकीम रजा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरानी मामलों के जानकार हैं। सहाय सर के पास सबसे पहले चलते हैं। सहाय सर, आपके पास क्या नया अपडेट है? जय हिंद। पहला अपडेट यह है कि जो इकोनॉमिक डी डे मंडे को होना था, वो पहले 1800 आवर्स जीएमटी पे होना था, मतलब भारतीय समय अनुसार रात को 11:30 बजे, आज रात को। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि उसको 1 घंटा एडवांस कर दिया गया है। वो अब 1700 आवर्स जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम पे है, मतलब भारतीय समय अनुसार आज रात को 10:30 बजे। इसका मतलब कि अमेरिका ये जो डिक्लेरेशन करने वाला था, इसकी अर्जेंसी को वो समझ रहा है और इसके इम्पैक्ट को भी वो एसेस करना चाहता है। इसीलिए ज्यादा टाइम, अमेरिका में अभी सवेरा हो रहा है, ईस्ट कोस्ट पे हो चुका है, वेस्ट कोस्ट हो रहा है। तो उनके ड्राफ्ट्स रेडी होंगे और हमें कुछ डिटेल्स की उम्मीद है कि ये किस किस्म का सैंक्शन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पिछले 40 से ज्यादा वर्षों से इस तरह के सैकड़ों सैंक्शंस ईरान पे अमेरिका ने ऑलरेडी लगा रखे थे। अगर आप उनकी डिटेल्स में जाएंगे तो कई पन्नों में हर किस्म का सैंक्शन अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाया हुआ था। और असलियत क्या है, ये रजा साहब अभी ईरान में काफी लंबा वक्त गुजार के आए हैं, वो बताएंगे। लाइफ एज यूजुअल 28 फरवरी से पहले की अगर बात करें तो अमेरिकी सैंक्शंस का ईरान की अर्थव्यवस्था पे या वहां के आम साधारण जीवन पे कोई बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं दिख रहा था। इसके कई कारण, पहला कि सैंक्शंस तो लगा दिए थे, लेकिन सैंक्शंस के एग्जीक्यूशन में अमेरिका की अलग अलग सरकारों ने बहुत ढुलमुल रवैया इख्तियार किया। इंक्लूडिंग, हमें पता है जेसीपीओए जब बाइडेन के समय में हुआ था, बाइडेन से पहले, उस वक्त बहुत मेजर अमाउंट ऑफ कैश अमेरिका ने खुद से ईरान को भेजा था, thereby undoing the impact of the earlier sanctions। तो ऐसे कई चीजें, एक अमेरिका की तरफ से रवैया रहा है, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग तरह से इन सैंक्शंस को हैंडल किया है, मैनेज किया है। दूसरा, ईरान ने इन सारे सैंक्शंस का कोई ना कोई तोड़ निकाल रखा था। अगर सैंक्शन थे ऑयल पे कि नहीं बेच सकते हैं, तो उन्होंने मिड सीज में, हाई ओशंस में, समुद्री जहाजों में ऑयल की अदला बदली करके, दूसरे फ्लैग के जहाज से दूसरे फ्लैग पे करके, और अपने मेजर बायर, जिसमें से कि एक चाइना भी है, वहां तक लगातार पहुंचाया है और इसके बदले में उन्होंने पैसे लिए हैं। तीसरा, उन्होंने बहुत ब्लैक मार्केटिंग
ऑयल की करी है, और उसके बाद कई मामलों में उन्होंने इन सैंक्शंस को वायलेट करने के लिए ईरान ने बार्टर ट्रेडिंग की है कि हम कुछ सामान देंगे, आप उसके बदले में हमें सामान दें। तो जहां बैंकिंग सिस्टम को इवेट कर दिया। इन वजहों से पिछले 4 दशकों से ज्यादा, ऑलमोस्ट 5 दशक तक, अमेरिकी सैंक्शन जो कि बहुत ही वृहद थे, ईरान पे कोई मेजर डेंट नहीं डाल पाए। अब ये स्कॉट बेसेंट, ट्रेजरी ऑफ स्टेट अमेरिका, जो आज अनाउंस करेंगे अगले 3-4 घंटों के बाद, उसमें ऐसा क्या ही होगा? मेरे हिसाब से इसमें एक फॉलो अप होगा कि सैंक्शंस लगेंगे, उन सैंक्शंस के जब वायलेशंस देखे जाएंगे तो सेकेंडरी सैंक्शंस, जिसके पिछले कुछ महीनों से लगातार बेरसेट बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। अगर हमने बोला ईरान तेल नहीं बेचेगा, तो ईरान से तेल खरीदने वाली देशों पे एडिशनल सैंक्शंस लगाए जाएंगे इन फॉर्म ऑफ टैरिफ या इन फॉर्म ऑफ अदर बैरियर्स। एक वो मेजर चांस है। दूसरा, इनके जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं उसकी और गहन मॉनिटरिंग। लेकिन एक बात आपके दर्शकों को, हम सबको ये समझनी पड़ेगी, ये जो डी डे मतलब डिसीजन डे या डूम्स डे, जो भी अमेरिका कहना चाह रहा है, इकोनॉमिक डी डे में डी को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट जनरली वो एक अनदर डे, मिलिट्री पार्लेंस में उसको अनदर डे की तरह मानते हैं। हम उसको डूम्स डे मान के चल रहे हैं कि शायद वो इकोनॉमिक डूम करेगा ईरान की अर्थव्यवस्था का, इसलिए डी डे। इसमें और मेजर क्या अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, इसके लिए हमें फिंगर्स क्रॉस रखने पड़ेंगे। और इससे ज्यादा जरूरी होगा यह देखना कि ये जो सैंक्शंस आज अनाउंस होंगे, एपरेंट है कि पहले के सैंक्शंस के ओवर एंड अबव होंगे। तो ओवर एंड अबव ये क्या ही निकाल लाएंगे, वो देखना होगा। और उस पे जो दो दूसरे मेजर प्लेयर्स हैं ईरान के साथ खड़े रहे, जो चाइना एंड रशिया, जो कि मेजर मार्केट्स हैं, इनकी डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी है ईरान से थ्रू रशिया का डायरेक्ट, और चाइना का भी थ्रू अनदर फ्रेंडली कंट्री, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो इस कनेक्टिविटी के जरिए जो भी इंपॉर्टेंट साजो सामान ईरान को चाहिए होगा, उसको अमेरिका कैसे रोकेगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग। पहले तो इन देशों का रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी पोस्टरिंग की है, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है आज कि हम सारे रिक्वायर्ड कदम उठाएंगे अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वेलफेयर के लिए। मतलब अगर हम चाइना से ईरान से तेल खरीदते हैं या कुछ और खनिज पदार्थ या खाद्यान्न या कुछ मिनरल्स खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, तो उसको अमेरिका रोक नहीं सकता। अगर रोकेगा तो हम करेक्टिव मेजर्स, मतलब उसको कैसे स्टॉल करना है इस प्रोसीजर को। तो रशिया और चाइना का रिस्पॉन्स भी हमें देखना पड़ेगा आफ्टर दिस डिक्लेरेशन, जो अभी कुछ घंटों में होने वाली है। जी बिल्कुल। हकीम रजा जी के पास चलते हैं। सर, और कड़ा किया जा रहा है अमेरिका की ओर से ईरान पर लगे प्रतिबंधों को। ईरान कैसे इनका सामना करेगा, जबकि वहां की स्थिति आर्थिक तौर पर ठीक नहीं बताई जाती है पिछले कई महीनों से। नमस्कार, जय हिंद जी। देखिए, एक तकरीबन यूं समझिए कि ऑलमोस्ट 47 ईयर्स यानी 45 साल से भी ज्यादा सैंक्शंस तो कंटिन्यूअसली हैं। अभी तक तो कोई सैंक्शंस में कोई प्रॉब्लम आया नहीं। ये कंटिन्यू डे बाय डे एवरी ईयर वो बढ़ाता जा रहा है। इसी से पहले के प्रेशर टैक्टिक्स भी क्या, इनमें 2018 के बाद इंडिया से भी ये क्या कि आप ऑयल नहीं ले सकते, तो इंडिया भी 19 के बाद वो भी बंद कर दिया। इसी तरह कई कंट्रीज को उसने प्रेशर डाला है और रोका हुआ है। इसमें क्या, चाइना और रशिया ये दो बड़े कंट्रीज होते हैं। इंडिया के बाद, इंडिया के साथ साथ चाइना समझिए, ये दो बड़े कंट्रीज हैं कि तकरीबन आधी दुनिया इन दोनों कंट्रीज हैं, आधी दुनिया से भी बड़ा ज्यादा समझो। तो ये दो कंट्रीज से ही जो भी होगा इन दो कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। ईरान का जो लेना, जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दोनों भी इन दो कंट्रीज जो मेजर कंज्यूमर्स हैं ईरान के, उसमें सबसे ज्यादा जो 19 के बाद चाइना है, जो तकरीबन समझे 70 to 80% ऑयल ले रहा है और उनको जो जरूरत है चीजें वो फराहम कर रहा है। ऐसे तो इन 47 ईयर्स में जितने का सैंक्शंस डाला था ना अमेरिका, तो ईरान में पूरे का पूरा इन जनरल वहां पर जो कुछ भी जरूरत पड़ती है वो
लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मसलन अभी समझो कि कोई चीज की मसलन अनाज की किल्लत आई तो बोलेंगे कि वो साल पूरे का पूरा सुप्रीम लीडर से एक ऑर्डर आएगा कि पूरा साल इसी पे काम कर जाए। इख्तिसादी की प्रॉब्लम आई तो बोलेंगे ये पूरा साल इसी पे काम करे। क्या है, एक सिस्टम है। अब जैसे कि अब यहाँ पर हमारे यहाँ कोई भी त्योहार होता है, कुछ भी होता है, तो लीडर्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, अपनी फोटो डाल के मुबारकबाद दें, ऐसा देते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है। कोई भी रहते कोटेशन होता है, ये साल ये करना है। कोई भी लीडर का है ना, वहां पर कोई रकम उनकी फोटो कुछ भी नहीं आती है, कोटेशन आते हैं कि हम कुछ चीज पे काम करना है। कहां पर, मतलब एजुकेशन में हम किस में माइनस हो रहे हैं। मसलन ये 50 साल ने इन्होंने देख लिया, क्योंकि पूरी दुनिया पे डिपेंड नहीं था ना, ये सेल्फ डिपेंड होना चाहिए था। मसलन कौन सी फील्ड में, मसलन हमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में काम करना, तो ये पूरी तरह ये साल काम करना है। इसी तरह इख्तिसादी में, इसी तरह आईटी बीटी, यानी पूरे फील्ड में। आज देख लीजिए ईरान 50 सालों में, रेवोल्यूशन के बाद 50 सालों में पूरे फील्ड्स में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री में, यानी कि ड्रोन्स में, इसमें नहीं पीस रफ्त, यानी कि आई मीन पीस रफ्त यानी कि डेवलपमेंट, यानी क्या बोलते हैं पीस रेफरेंस, जिस पे ज्यादा काम किया है, ऐसा कुछ इसी में नहीं है। पूरे ऑल फील्ड्स, आप जो भी फील्ड में देखिए, एजुकेशन में आप इंडिया में ही देख लीजिए, पहले क्या है, रेवोल्यूशन से पहले हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे, आज हजारों की तादाद में वहां पर जाके पढ़ रहे हैं। तो यानी कि वहां पर उतना काम किए हैं, इन मेडिकल में हो, रिसर्च एंड साइंस में। अब यहाँ पर जो छवि बनाया गया था, जो वेस्टर्न मीडिया ने, कि ईरान में मसलन लेडीज को ये प्रॉब्लम्स हैं, लेडीज बाहर जा सकते नहीं, लेडीज हिजाब में रहते हैं, नहीं है। वहां पर रिसर्च एंड इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में वगैरह, जो पीएचडी के इसमें जाते हैं, तो मोर देन 70% लेडीज हैं वहां पर, गर्ल्स हैं एजुकेशन में भी। तो ये वहां पर, जैसे अब यहाँ पर प्रस्ताव जा रहा है कि वुमेन्स रिजर्वेशन चाहिए पार्लियामेंट में, वहां पर पार्लियामेंट में गया था कि वुमेन्स को रिजर्वेशन दो, यानी स्टूडेंट्स, लड़कियां ज्यादा हो गए, 50-50 करो। तो वहां पर बोला कि नहीं, जो पढ़ के आ रहा है, जिसको ये है, जिनका हक है, वो छीन नहीं सकते, उनको जाना। तो आज भी 70% औरतें पूरे फील्ड्स में। इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि पूरे ऑल फील्ड्स में इतना डेवलप कर चुका है कि उनको बाहर से कोई डिपेंडेंट नहीं है। उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट ईरान के सराउंडिंग तकरीबन 13 कंट्रीज से भी ज्यादा ने, कैस्पियन सी को ले लेंगे तो 13 कंट्रीज से भी ज्यादा बॉर्डर्स हैं। किसको किसको कंट्रोल करेगा? और रेलवे ट्रैक चाइना को है, कैस्पियन सी रशिया को है। ऐसे पूरे इनके पूरे है ना, इससे कोई असर करने वाला नहीं है। हाँ, और ईरान ने इसके पैरेलल दिया है कि कोई भी इसे, ये डी डे बोलते हैं या आप जो भी बोलेंगे, तो इसमें कोई भी, इसमें आप इस इकोनॉमिक सैंक्शंस को कोई मुल्क करेगा तो हम उसके ऊपर ये करेंगे। मसला स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई कंट्री हमारे को, इसमें अमेरिका की बात मानेगा तो हम उसकी किश्ती जाने नहीं देंगे, यानी कि उसकी शिप नहीं जाने देंगे। इसी तरह बॉर्डर्स में ऐसा ही उन्होंने भी वार्निंग दे दिया है, अगर इस पे भी नहीं सुधरेंगे तो वी आर गोइंग टू स्ट्राइक। अब पूरे बॉर्डर कंट्रीज को सबको बोल दिया, अगर हमें हमारे को मसलन हमारा एयरपोर्ट बंद हुआ तो तुम्हारा एयरपोर्ट भी बंद हो जाएगा, हमारा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को तुम बंद करोगे, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दूंगा। इन्होंने अल्टीमेटम, जैसे 40 दिन जंग से पहले पूरे खाड़ी देश, आई मीन गल्फ नेशंस को डिक्लेयर दे दिया था कि आपके बेसेस को बंद कर दो, हम वी आर गोइंग टू अटैक। तो इसी तरह इन्होंने जो बोल रहे हैं ना, मैं ये करूंगा, ऐसा मैं इस पे करूंगा, जिस पे आप बोल रहे हैं, आप देख लीजिए, देखिए कि तकरीबन 50 साल से सैंक्शंस में एक कोई भी कंट्री, पूरी दुनिया भर से सैंक्शंस लगाया हुआ है। अमेरिका पूरी तरह पीछे लगा हुआ है। सिर्फ सैंक्शंस नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप देखिए ऑफिशियल बजट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसके बावजूद कुछ ईरान को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर कई कोशिश कर रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफर करें वहां के लीडर्स को, वहां के IRGC के लीडर्स को खरीद लेने, जैसे इराक में किए, जैसे अफगानिस्तान में किए, सब लीडर्स को, सब टॉप कमांडर्स को खरीद लिया। जैसे अब तुर्की, आई मीन सीरिया में क्या हुआ, जितने कमांडर्स थे सब बिक गए। तो ये ईरान में नहीं है। वो कोशिश कर लिया कितना करना, क्या क्या करना, सब कुछ नहीं होने के बाद जितने लीडर्स थे सबको शहीद कर दिया। आपने देखा है ना, पहली जंग 40 दिन पहले, जब फर्स्ट 28 फरवरी को जितने भी, इंक्लूडिंग टॉप लीडरशिप, यूं समझिए कहीं भी है ना, ये UN के इसके सख्त खिलाफ है कि हेड ऑफ स्टेट को भी शहीद कर दिया। अब मसलन अमेरिकन कोई भी एक वाटिकन सिटी का, जो मसलन क्रिश्चियनिटी में जैसे पॉप
लीडर है, उसी तरह शियों का, मुसलमानों में शियों के लीडर थे आयतुल्लाह खामेनी, उनको ही शहीद कर दिया। तो उसके बावजूद जितना जुल्म, यानी कि एक तरफ कितनी गुंडाइज्म, कितनी बादल, वो समझ रहा था कि इनको खत्म कर देंगे, जैसे कि वेनेजुला से प्रेसिडेंट उठा लिया, सिलेंडर हो गए, इसी तरह इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, वहां पर एक सिस्टम है, वहां पर जैसे गवर्नमेंट है उसी तरह एक पैरेलल सिस्टम है, विलायत फकी बोलते हैं, एक उसी का सुप्रीम लीडर के अंडर में वो सिस्टम है ना। जितने भी मॉनिटरिंग करते हैं, जितने भी फॉरेन पॉलिसीज हैं, जितने भी हैं, वो उन्होंने फ्रेमवर्क बना दिया है कि ये इस पे आप बात नहीं करोगे, मिसाइल पे बात नहीं करोगे। जितने नेगोशिएशंस होते हैं उस पे कंडीशंस दे देते कि यू कैन नॉट टॉक अबाउट मिसाइल में, ड्रोन्स में, ये चीज पे आप बात ही नहीं करते। बात करना है हाँ न्यूक्लियर पे बात करो, मगर हक है, यू कैन नॉट जीरो नहीं कर सकते। इसी तरह हर टाइप का है ना, जब सुप्रीम लीडर्स है, और सुप्रीम कोई भी कंट्री में एक चीज याद रख लीजिए, कंफर्ट जोन में कोई लीडर आ जाता है ना, तो वो उसको कंफर्ट चाहिए। यहां पर जितने भी लीडर्स हैं, आप देख लीजिए, जितने भी, अब आयतुल्लाह खामेनी जो 40 साल दो पीरियड प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 37 ईयर्स सुप्रीम लीडर रह चुके हैं, उसके बावजूद उनकी जिंदगी देखिए मियाना जिंदगी, आई मीन लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी है। उनके कोई बच्चे, चार लड़के 2 लड़कियां हैं, किसी के पास ओन घर नहीं है, सब पूरे के पूरे, आज भी पूरे बच्चे हैं ना एकदम लो लाइफ में गुजार रहे हैं, किसी के पास कोई संपत्ति ही नहीं है। अभी वेस्टर्न मीडिया में कुछ भी बोल रहे हैं, यानी कि उसको उसकी कैरेक्टर असासिनेशन बोलते हैं ना, वो करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, मगर एक्चुअल फैक्ट है ना, किसी के पास कुछ नहीं है। तो इस तरीके से जो चला रहे हैं, तो इसमें कोई आर्थिक, यानी कि अब आ रहा हूं मैं आपके सवाल की, इसमें जो इकोनॉमिक जो सैंक्शन लगाए थे ना, इसमें कोई असर नहीं हुआ। जंग में भी 40 दिन के जंग में भी हमने देखा, जंग ने में कोई किसी को प्रॉब्लम होता है तो बड़े बड़े सुपरमार्केट के बाहर, कहीं भी जंग में क्या है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े सुपरमार्केट के बाहर में लगा हुआ आता है, किसको जो जरूरत है आप लेके जाओ, पैसा नहीं है। चलिए हकीम जी, ये बात आप पहले भी बता चुके हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सहाय सर के पास चलते हैं। सहाय सर, मक्का एग्रीमेंट में शामिल होने की बात कही जा रही है ईरान के, क्या ये बातें सच हैं? इनकी पुष्टि तो नहीं की गई है ना इस्लामिक नेटो के किसी देश ने, ना ईरान ने, लेकिन ऐसे बातें चल रही हैं। ईरान और सऊदी अरबिया को तो हम हमेशा से ही चिर प्रतिद्वंदी मानते रहे हैं, दोनों एक गठबंधन में कैसे हो सकते हैं? क्या इन खबरों में कोई सच्चाई है? ये खबर ईरान के एक ऑफिशियल ने अनऑफिशियली बताई है। पहली चीज, ईरान के एक ऑफिशियल ने अनऑफिशियली बोला है कि हमें भी ये ऑफर मिला है। इस तरह की बात हमने बांग्लादेश और सीरिया के बारे में भी सुनी कि मक्का डिफेंस पैक्ट में इन दोनों को भी ऑफर दिया गया है। रियलिटी ये है कि अभी भी जो 3 ओरिजिनल सिग्नेटरीज हैं इस पैक्ट के, उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है कि इस पैक्ट को पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दें कि इस पैक्ट के अंतर्गत क्या क्या कवर होता है, क्या क्या क्लॉजेस हैं। अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना सऊदी, ना पाकिस्तान और ना ही तुर्की ने इस पैक्ट की डिटेल्स को पब्लिश किया है। तो अब जब हम पैक्ट को ही नहीं जानते हैं, तो इसमें नए तौर पे क्या सीरिया, बांग्लादेश या अब ईरान आएगा, ये थोड़ा सा वाइल्ड थॉट है। लेकिन क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं। आप इस बात को समझें कि जब एंटी ज़ियोनिज्म एंड ग्लोबलाइज इंतफादा की तरह के आइडियोलॉजीज प्रिवेल करते हैं, तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इन सारे देशों का एक ही कॉमन रक्त चरित्र है। वो एक साथ हो सकते हैं लड़ाई के दरमियान भी। जैसे ही आप इजराइल, ज्यूज को या अमेरिका को हटा देंगे, ये आपस में लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिका या इजराइल आएगा, ये बहुत पॉसिबल होता है कि ये फिर से यूनाइट हो जाए। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस वक्त स्टेल्थ मिशन में पाकिस्तान का आर्मी चीफ तेहरान में है विद अ हाई पावर डेलीगेशन। नाउ कल ओमान का एक डेलीगेशन गया हुआ था। हफ्ते पहले हमें कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि कई जहाज तेहरान में लैंड किए और इसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उसमें बड़ी मात्रा में कैश या सोना तेहरान के पास ट्रांसफर किया गया था, क्योंकि ये डी डे इकोनॉमिक सैंक्शंस की बातें चल रही थी। तो ये सारे देश जो ऑन दी सरफेस यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री बेसिस को लेकर वहां पे बैठे हुए हैं, ये अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि ट्रंप के जाने के बाद अगर ग्लोबल ऑर्डर में कुछ मेजर चेंजेस आएंगे, तो हो सकता है ईरान फिर से यहां एक डोमिनेंट पावर हो जाए। और इस वजह से इजराइल को लेके हमें ईरान के खिलाफ बहुत बोल्ड एक्शन नहीं लेना चाहिए, कहीं ना कहीं सॉफ्ट पेडलिंग बोलते हैं, वो करना चाहिए।
एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ ईरान ने, मैं सारे पैनलिस्ट को बोलने की पूरी आजादी है आपके यहाँ, इसलिए उसको मैं काउंटर नहीं कर रहा। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि हम थर्ड पार्टी हैं। हम भावावेश में किसी एक टीम की एनालिसिस करते समय या महिमा मंडन करते समय दूसरे के पावर्स को ओवरलुक नहीं कर सकते। एक रियलिटी है कि आज की स्थिति में ईरान की इकोनॉमी बर्बादी की तरफ है। जज्बा पूरा है, लेकिन इकोनॉमी बर्बादी की तरफ है। इसको अगर 4 या 5 अलग अलग वर्टिकल्स में आप समझना चाहें तो हाँ, मेजॉरिटी जो बेसिक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, ईरान काफी वक्त तक बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के फूड पे सरवाइव कर सकता है। बार्टर परमिट कर दे, बिना पैसे के फूड ले लो, या जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज उनके सपोर्ट में आ जाए, कुछ खाने का सामान भेज सकते हैं। जो यूएसएसआर के समय तो ये लैंड कनेक्टेड थे, अभी रशिया इनसे लैंड कनेक्टेड नहीं है, कैस्पियन है, और एक ट्रेन रूट टू चाइना, वहां से कुछ इनको मिलता है। दूसरा, मेडिकल एड। बहुत सी एजेंसीज दुनिया भर की इस बात पे नहीं मानेंगी कि मेडिकल एड रोक दिया जाए। तो फूड हो गया, मेडिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, साइंस, एनर्जी, इसमें इनका कोई एसओएस नहीं होगा। अगर डी डे में बोला जाएगा कि ये सारी चीजों का भी कोई आदान प्रदान ईरान के अंदर और बाहर से नहीं करना है, तो इससे आईआरजीसी की सत्ता को कोई फर्क पड़ेगा? आई रियली डोंट थिंक सो। तो इकोनॉमी चूंकि एक वर्चुअल चीज है, जिसमें डॉलर है कि क्रिप्टो करेंसी है कि अपना इनका कोई करेंसी निकाल दिया नया, या चिट पे कुछ दिन काम कर लिया 2-4 साल। इकोनॉमी में पैसे का जो वैल्यू है नोशनल होता है। फैक्ट है कि जो फिजिकल सामान चाहिए इंसान को जिंदा रहने के लिए, वो सामान ईरान के पास अभी होगा। और जिस तरह से वो चारों तरफ से देशों से घिरे हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उन सामानों को कोई नहीं रोक पाएगा, अमेरिका भी। तो अमेरिका ये इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहा है सिर्फ इनकी मिलिट्री हार्डवेयर, इनके प्रॉक्सी सपोर्ट, इनके एटॉमिक एंड मिसाइल प्रोग्राम, ये 4 फोकस चीजों को कर्ब करने के लिए। कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, कोई भी एनरिचमेंट का ट्रांसफर, कोई भी डेवलपमेंट इन दीज 4 एरियाज का किसी भी किस्म का आवाजाही ईरान से रोकना, और इसके लिए जो पैसे चाहिए, करेंसी, उसको रोकने की कोशिश। फ्रोजन एसेट्स फ्रोजन रहेंगे, कुछ और एसेट्स को अगर हम फ्रीज कर सकते हैं, और किसी किस्म का करेंसी चेंज ओवर नहीं। और ये मंशा के साथ अभी जब 3-4 घंटे में डिक्लेरेशन आ जाएगा तो हमें इसके रिस्पॉन्सेस देखने पड़ेंगे, जैसा हमने पहले बोला। रह गई बात ईरान की तरफ से, आप इस बात को समझें कि उनको समझने, ईरान को पिछले 50 सालों के दरमियान समझने के लिए हमको ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि खमैनी साहब, विद ड्यू रिगार्ड, ही वॉज अ वेरी लव्ड पर्सन, दुनिया में उनका रुतबा था। और ठीक कह रहे हैं रजा साहब, बहुत ही ग्राउंडेड लीडर थे। जमीन पे सोते हुए फोटो मैंने बचपन में देखी थी उनकी, जमीन पे, ईरान का रिलीजियस हेड जमीन पे सोते हुए फोटो मुझे याद है, मैंने देखी थी कहीं, मैं काफी पुरानी बात कर रहा हूं। उस किस्म का लीडरशिप वैल्यू था, इसीलिए बड़े ऑनरेबल माने जाते थे। लेकिन 79-78 में जब उन्होंने अपदस्थ किया था एग्जिस्टिंग रजा के फोर फादर्स को, उस समय उनको यह पता था कि ईरान इतना लिबरेट हो चुका था कि इनकी ये जो दमनकारी सत्ता, जिसमें एक खास वर्ग के, समाज के एक खास वर्ग को बहुत डिक्टेटोरियल तरीके से कंट्रोल करने की व्यवस्था थी, कि नकाब, शरिया, बुर्का, पब्लिक प्लेस में बिहेवियर, ये चीजों के लिए उनको ये पता था कि इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। और यही था जेनेसिस आईआरजीसी का। आईआरजीसी सेना नहीं थी, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर। जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ईरान के खिलाफ खमैनी साहब के समय में, उस रिवॉल्यूशन को गार्ड करने के लिए यह टीम बनाई गई थी। इनको पता था कि इंटरनल अपराइजिंग्स होंगी, तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर, इस रिवॉल्यूशन को बचाने के लिए, उसके लीडर्स को बचाने के लिए आईआरजीसी की स्थापना हुई। इसमें हमारे और आपके मतभेद नहीं हो सकते, ये रियलिटी है। और धीरे धीरे करके इन्होंने सेना को, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को ओवर पावर किया। फिर भी लगा कि अभी भी स्कोप बचा है कि शहरों में, प्रोविंसेस में लोग अपराइजिंग कर सकते हैं, तो इन्होंने बसित की संरचना की। बसित जैसे एक लोकल वॉलंटरी फोर्स है।
आप अगर बसित में शामिल होना चाहते हैं तेहरान में, तो आप एक चैनल है जिसके थ्रू आपको आर्म कर दिया जाएगा। आप उस आर्म का इस्तेमाल करेंगे अपने इलाके में किसी भी ऐसे अपराइजिंग को जो कि खमैनी साहब की सत्ता के खिलाफ हो सकती है, उसको क्रश करने के लिए। तो बसित इज लाइक दैट। जो एमएचए के अंडर में हमारी सीआरपीएफ, एमएचए के सीआईपीएफ होती हैं, सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस, वैसा नहीं है, वॉलंटरी फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेस मिला के इन्होंने किसी तरह अपने पूरे देश को 4 दशकों से 5 दशकों से एक खास तरीके से रेगुलेट किया। ईरानियंस बड़े सीधे लोग होते हैं, उन्होंने इसको सबमिट कर लिया कि ठीक है, हम ऐसे ही जी लेंगे, ऐसे ही खुश हैं। यस, लेडीज ने वहां, हमारी एक बड़ी खास फ्रेंड है तेहरान की, वो अच्छा खासा पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी, और वो बताती हैं वैसी ही पिक्चर जैसा कि आपके को पैनल बता रहे हैं, और सही बता रहे हैं। लेकिन क्या यही ईरानियंस जब अमेरिका में पब में, नाइट क्लब्स में जाते हैं, यहां के एलीट ईरानियंस के बच्चों की बात कर रहा हूं, तो क्या उनकी ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, या उनके अंदर वो एक एम्बिशंस होते हैं वेस्टर्न कल्चर का? सही गलत की बात नहीं हो रही, उसको ये क्रश कर देते हैं? नहीं। इसी वजह से इस साल जनवरी में जो अचानक से एक मेजर अपराइजिंग हुई, जिसको खमैनी साहब के फोर्सेस ने, आईआरजीसी इन स्पेसिफिक, ने रूथलेसली ब्रूटल तरीके से क्रश किया। अब वो 50,000 लोग मारे या 60,000 मारे या 5,000 मारे, डज नॉट मैटर। फैक्ट है कि ईरान की फोर्सेस ने ईरान की जनता को खुलेआम बुचर किया जनवरी में। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, दुनिया की कोई एजेंसी। नंबर्स में डिफरेंस हो सकता है कि नहीं जी सिर्फ 5-10 हजार लोग मरे थे, ट्रंप बार बार कह रहे हैं 50,000 से 60,000। वेस्टर्न मीडिया का एक अलग एनालिसिस है, अल जजीरा का एक अलग एनालिसिस है। वी कैन टॉक अबाउट द नंबर्स ऑफ पीपल डाइड, लेकिन क्या मारे नहीं अपने लोगों को? क्या अभी पिछले 3 महीनों में इन्होंने आईआरजीसी के एक फैक्शन ने कुछ यंगस्टर्स को वहां सरेआम फांसी नहीं दी अंदर घुस के? क्यों? क्योंकि जनवरी में उन्होंने अपने ही लोगों को छिपाने की कोशिश की थी जब उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा। तो इस तरह की एक्टिविटीज एक खास ग्रुप ईरान का करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही ग्रुप वहां पे डोमिनेंट है। जो बाकी मेजॉरिटी ऑफ ईरानियंस है पीस लविंग है, इवैल्यूएशन उनका मतलब इवोल्यूशन होता रहा है, वो काफी ग्रो अप किए हैं, पढ़ाई लिखाई करिए, कनेक्टेड। लेकिन ये जो कोर ग्रुप है जिसको अपनी आइडियोलॉजी दुनिया पे थोपनी है, ग्लोबल शिया वर्चस्व बनाना है, और ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंतफादा या एक्सटेंशन ऑफ जायोनिज्म, इस तरह की फिलॉसफी को सपोर्ट करने के खिलाफ ये आवाजें उठी थी। ये युद्ध हुआ है, कहां पहुंचेगा ये कुछ वक्त में पता चलेगा। ईरान की हालत आज की तारीख में मिलिट्री डिग्रेडेशन काफी हुआ पड़ा है, और इकोनॉमिक डिग्रेडेशन भी ठीक ठाक सा हुआ है। आज के बाद उसके और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। क्या इससे अमेरिकन एक्शन जस्टिफाई होता है? नॉट एट ऑल। अमेरिका का कोई बिजनेस नहीं है किसी तीसरे कंट्री में जाके वहां के इंटरनल, अगर इतना ही करना था तो आप उस समय पैदा नहीं हुए होंगे। तियाननमेन स्क्वायर में, चाइना में, सेंट्रल चाइना में, छात्रों के ऊपर आर्मी ने टैंक्स चला दिए थे। अमेरिका तो नहीं गया वहां पे। यही अमेरिका, यही फॉरेन पॉलिसी, या इस तरह के कई अपराइजिंग्स। तो ये ट्रंप के समय में थोड़ा ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर, इंटरनेशनल पोलिसिंग डंडे के तौर पे अपनी चलाने की सोच रहे, लेकिन पीछे का एजेंडा प्रॉक्सीज को खत्म करना, ईरान की मिलिट्री पावर को, नॉट मिलिट्री, आईआरजीसी की प्रॉक्सी पावर को खत्म करना, मिलिट्री डिग्रेडेशन, उसके साथ साथ उनका मिसाइल प्रोग्राम जो यूरोप तक ना पहुंचे, और उनका एटॉमिक एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम वेपन ग्रेड तक ना पहुंचे, ये एजेंडा था। इस एजेंडा को काफी हद तक पा लिया है। मामला फंस गया हॉर्मुज पे। हॉर्मुज के बारे में ईरान ने बोला है कि अगर आज डी डे में कुछ ऐसी बातें हुई कि हमारे आने जाने के रास्तों को रोका जाएगा, तो एक बूंद तेल किसी पोर्ट से, गल्फ में से नहीं निकलेगा बाहर। ये एक नया चैलेंज आने के चांसेस है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सहाय सर, उसके बाद फिर हम आखिरी टिप्पणी के लिए चलेंगे हकीम जी के पास। बार बार बात ये कही जा रही है, युद्ध शुरू होने से पहले, युद्ध के दौरान भी और अब भी, कि ईरान में आईआरजीसी और बाकी नेताओं के बीच में एक टकराव की बात कही जाती है कि सब एकमत नहीं है। एक बड़े वर्ग का मानना है कि हमें अमेरिका के सामने बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि बातचीत हो, शांति आए और हमारे देश की स्थिति थोड़ा बहुत सुधरे। अमेरिका से दोस्ती होने पर जाहिर सी बात है प्रतिबंध हटेंगे तो बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही बात है। रजा पहलवी आज से 5 महीने पहले एक अच्छे खासे माइंड मेकअप में थे कि अगर चीजें ठीक रहेंगी तो मैं ईरान लौट के तेहरान में सत्ता पे काबिज होना चाहूंगा।
क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि पहली जो 28 फरवरी को हिट हुई थी तेहरान में, उसके बाद वहां की लीडरशिप थोड़ी पोलाइट होएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं अभी आज एक इंटरनेशनल चैनल पे एनालिसिस, उसमें ये बताया गया कि ये वही लोग हैं जो आज से 25 साल 30 साल पहले आईआरजीसी ने जो 7 लोगों को चेंज किया है पिछले 5-6 दिन पहले टॉप लीडरशिप में, चाहे वो रजाई हो, वहीदी हो, या लारीजानी के बाद के जो चेंजेस, ये सारे वही लोग हैं जो पहले से थे, इस चेयर से उस चेयर, उस चेयर से उस चेयर। तो आइडियोलॉजी चेंज नहीं हो रही है। हमें एक्चुअली देखना चाहिए कि क्या खमैनी परिवार का कोई एक सॉफ्ट आइडियोलॉग जिसको ये पता हो कि हम इस्लाम की, खमैनी साहब की सोच के साथ साथ प्रोग्रेसिव सोच को भी ब्लेंड करके एक हाइब्रिड तरीके से ईरान को ग्रो करने दे सकते हैं। और इजराइल को बाद में देखेंगे, क्योंकि इजराइल अभी इस लड़ाई के बाद बहुत पावरफुल हो गया है, काफी डीप पेनिट्रेशन किया हुआ है, लेटानी क्रॉस करके है, यहां येलो लाइन क्रॉस करके है, गाजा में, वेस्ट बैंक में E1 के तहत हजारों मकानात बनाने जा रहे हैं, मतलब बृहद इजराइल की तरफ। तो ये तो ईरान का लॉस हुआ। तो उन्होंने अभी, अगर उनको ये पता रहता, स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा होता है ये, आपके दर्शकों को भी पता होगा जो जानकार हैं, कि स्टेट क्राफ्ट में कई बार आपको हॉट एंड कोल्ड दोनों करना पड़ता है। अभी ईरान की जो इंटरनल रिक्वायरमेंट है वो है अपने फर्दर नेस्तनाबूद होने के राह पे हैं, उसको रोके, रिवाइव करें, ना कि एक जिद्दी एक वर्टिकल आईआरजीसी का पूरे देश को ब्लैकमेल करके गन पॉइंट पे और डिवास्टेशन की तरफ जाता रहे। क्योंकि जो आम जनता है ईरान की, वो ज्यादा सफर करेगी। ये जितने भी आईआरजीसी के सुप्रीम कमांडर्स हैं, ये एफ्लुएंट लोग हैं, एलिट्स हैं, इनको ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड 10 साल बाद छुएगा। लेकिन आम जनता को ये ब्लॉकेड इन फॉर्म ऑफ फूड, इन फॉर्म ऑफ हेल्थ, इन फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल्स या बाकी कुछ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स में नीचे की जनता पहले मारी जाएगी। लेकिन वो अपराइजिंग नहीं दिखा सकते क्योंकि आईआरजीसी और बासित मिलकर उनको क्रश कर देंगे। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि खुमैनी साहब के परिवार से कोई ऐसा आइडियोलॉग जो इस बात को समझे और वोकल होके बता पाए। इस बात से भी बचने के लिए आईआरजीसी के लीडरशिप ने बहुत स्मार्टली पोजीशन साहब को मैनेज कर रखा है, और हर थोड़े दिन पे ये बोलते हैं कि मुस्तफा खमैनी ने बोला है, मुस्तफा खमैनी ने बोला है। दिस इज टू लेट। अगर मुस्तफा खमैनी है तो कुछ ना कुछ, वो 5 साल पुराना एक वीडियो डालने से आप अपनी बातों को काउंटर कर रहे हैं। अपनी, आपकी जो सिंसेरिटी है आपके रिपोर्टिंग में कि 400 अमेरिकन सैनिकों को मार दिया, उसके एक रिफ्यूलर को परसों मार दिया, इस तरह के झूठ प्रोपेगेंडा जो अमेरिका भी करता है, ये भी करते हैं, उससे आप मुस्तफा खमैनी का नाम खराब कर रहे हैं। क्योंकि आपने बताया था कि उसके चेहरे पे ऑफिशियली आपने बताया था कि बहुत चोट लगी है, कोमा में है, और फिर आप उनका एकदम फ्रेश चेहरे का एक वीडियो डालते हैं, जो कोई भी देख के, जो फोटो एनालिस्ट होते हैं, हम सब उसमें ट्रेंड हैं, उनको पता है कि उनके चेहरे पे जो लाइंस हैं, जो स्किन है, उसका टेक्सचर 5-7 साल से ज्यादा पुराना है, जो लास्ट मुस्तफा की फोटोग्राफ से अगर आप कंपेयर करेंगे जो उपलब्ध है। इसीलिए पोजीशन साहब अपना टेल क्लियर करने के लिए बोलते हैं, जी हमने 6-7 घंटे बात करी बट उनको देख नहीं पाया, मुझे पता नहीं था कि वही थे या उनकी तरह कोई था। जब आपके पास उनका ऑडियो इनपुट ही नहीं है तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो एनीवेज, दीज आर ऑल वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। लेकिन ईरान के समय को इस समय जरूरत है, आज अगर वो पाकिस्तान की टीम से भी ये बात कर पाए, क्योंकि उनके सामने शायद वो कंफर्टेबल हैं, जनरल मुनीर वहां बैठे हुए हैं, उनके थ्रू ये D-Day डिक्लेरेशन के पहले अगले 3 घंटों में हो सकता है कि पाकिस्तान ही कोई अनाउंसमेंट कर दे कि हमने ये बात कर ली है तेहरान से, और इसलिए D-Day कुछ दिन रोक दिया जाए। ये एक बहुत फेयर चांसेस है जिसको हम अगले 3-4 घंटे में जान पाएंगे। जी बिल्कुल। हकीम जी के पास चलते हैं आखिरी सवालों के जवाब लेने के लिए। हकीम जी, पहला तो ये कि मक्का एग्रीमेंट में क्या ईरान के शामिल होने की जो बातें कही जा रही हैं उनमें आपको कितनी सच्चाई दिख रही है? आपका ईरान से वास्ता भी है, आप वहां रहे भी हैं, क्या लगता है कि सच में न्योता मिला है और ईरान इस पर विचार भी कर रहा है? नमस्ते जी। देखिए, अभी जैसे बोल रहे हैं कि आप इस्लामिक नेटो, जबकि नेटो उन्होंने, अमेरिका ने कई साल पहले बना चुका है, तो ये एक अलग से बना। ये ईरान का पहले से भी, अभी का नहीं है। आईओसी में कई बार बोला है कि हम लोग सारे मिल जाएंगे, अमेरिका और इसराइल की जरूरत नहीं होगी कि हमारे ऊपर हमला करे। जिस तरीके की जुल्म कर रहा है इसराइल, हर जगह बढ़ा रहा, हर जगह मारा, बच्चों को मारा, सबको, ये खत्म हो जाएगा। ये ईरान की पहले से भी था। हाँ, जरूर जो एमपी हैं, उन्होंने बोला है कि हाँ हमें न्योता मिला है, और इन्होंने स्पीकर साहब ने बोले हैं कि गालिबाफ ने बोले हैं कि कई
कई कंट्रीज बोले हैं कि हम लोग सब मिलके इस पे बातचीत करेंगे, सब मिलके बोल के पूरे अरब कंट्रीज है ना, सिक्योरिटी की काउंसिल जो होती है ना, सिक्योरिटी के लिए बातचीत करके आपसी, जैसे मक्का पैक्ट है वैसा पूरी तरह इस्लामिक देशों का खाड़ी का बनाएंगे बोल के इनुता मिला है बोले हैं। अभी ईरान उस पे बातचीत कर रहा है, यानी ध्यान से क्या है क्या नहीं, उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, कैसा क्या है, क्योंकि उसमें इजिप्ट भी है पॉसिबिलिटीज। अगर ईरान आएगा तो इजिप्ट आएगा, अभी तो तुर्की पाकिस्तान, अच्छा चलो ये गल्फ नेशंस तो उसका कोई माने नहीं रखता, बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उसका रहने से भी क्या है, उनके पास सिर्फ वेल्थ है, उसके अलावा उनके पास कोई दूसरी चीजें है ही नहीं, क्योंकि जो अमेरिका देता उसी के ऊपर डिपेंड है। उसमें क्या तुर्की, इजिप्ट और ईरान ये तीनों बड़े नेशन, उसके साथ में सऊदी अरबिया है, वो आप आपस में पाकिस्तान है। तो इसमें क्या है, सारे बातचीत कर रहे हैं कौन क्या है क्या नहीं, शायद पॉसिबिलिटीज हैं। आज जो आसिफ मुनीर है उसी पे बातचीत कर रहे होंगे, इस पे अभी कोई खुल के कोई डिटेल्स नहीं आया है। कल है ना ओमान के फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंच रहे हैं ईरान, टुमारो कल के दिन पहुंच रहे हैं। इस पे कई कंट्रीज बातचीत कर रहे हैं, इस पे चल रहा है, पॉसिबिलिटीज हैं। अब उसका इस्लामिक नाटो नाम दे या पूरा एक संगठन अगेंस्ट वेस्ट के खिलाफ, तो ये चीजें जो अमेरिका ने, यानी कि पूरी खाड़ी नेशन है, जितने भी गल्फ नेशन है, वो समझ चुके हैं कि अगर अमेरिकन बेसेस रहेंगे तो हमारी बर्बादी है। अब ईरान, क्योंकि उनके बेसेस वो खुद नहीं बचा पाएगा तो उनकी कंट्री को क्या सिक्योरिटी देगा अमेरिका। तो ये सब लोग कंट्रीज समझ चुके हैं। अब वो ईरान के साथ पूरे के पूरे मिलना, क्योंकि आज का दौर क्या है आप जानते हैं कि जिसके पास पावर है उसी का आज जंगल राज चल रहा है। किसी का कोई यूएन का कोई कानून मान ही नहीं रहा अमेरिका, पूरे का पूरा जो इकोनॉमिक सैंक्शंस जिस पे फूड पे हर चीज पे, ये कोई दुनिया का कानून ही नहीं है, कोई कानून दुनिया के कानून पे कोई चल ही नहीं रहा है। तो वही पूछे तो फॉरेन मिनिस्टर यही जवाब दिया, रहा चीन ने यही बोला कि उन्होंने बोला स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, बोले कि कौन से कानून की बात कर रहे हैं, पूछे कि कौन से कानून के, कोई कानून का अमेरिका अमल ही नहीं कर रहा, तो हमें क्यों बात करें, पहले जाके अमेरिका से बात करें। तो ये चीज है ना। देखिए हाँ, इसके बाद में दूसरी बात क्या है, हाँ कई लोग ईरान के, देखिए कई दौर की बातचीत हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं बातचीत के हामी हैं। जब बातचीत से मामला नहीं हल हुआ, बातचीत कर रहे थे 2 बार भी, लास्ट ईयर भी जब बातचीत कर रहे थे इसराइल ने हमला किया, अमेरिका और इसराइल को सामने छोड़ के अमेरिका पीछे साथ में था। इस बार भी बातचीत चल रही थी, अमेरिका ने और इसराइल दोनों मिलकर हमला किया। जब भी बातचीत चल रही होती है हमला कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि वो लोग नहीं चाह रहे हैं बातचीत करना, सिर्फ धोखा दे रहे हैं, बातचीत के नाम पे धोखा दे रहे हैं। जब भी ट्रंप का देखिए बातचीत में ये बोलते हैं कोई चीज को बातचीत करेंगे तो एक नया लेके आ जाता है कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो ये चीजें है ना बातचीत के ख्याल, अभी समझो बहुत सारे लोग राय रखते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि इसमें बातचीत करने से, उसी इमाम खानी इससे पहले क्या ये खामेनी जो है ना, ये 1989 से है, 79 से 89 तक इमाम खुमैनी थे। इमाम खुमैनी और खामेनी को कोई रिलेशन नहीं है, यानी कोई थोड़ा बराबर भी रिलेशन ही नहीं है, वो अलग हैं ये अलग हैं। तो इनके बच्चे को, क्योंकि उनकी सलाहियत थी, उनका बेटा आया है, वरना उनकी जगह पे दूसरा कोई सलाहियत रखता तो वो आते थे। यहाँ पर कोई बेटा उनका ये कोई रिलेशन इसमें है ही नहीं। तो रहा उसके बाद की बात क्या आई कि जो प्रोटेस्ट की बात, जो जनवरी में जो प्रोटेस्ट हुए थे, हाँ शुरुआत है इकोनॉमिक पे, मगर जाके आपने देखा अमेरिका और इसराइल, मूसद तुम्हारे साथ हैं, CIA तुम्हारे साथ है, अमेरिका ने खुल के बता दिया, अभी बोलने की जरूरत है, खुल के बताया हम वेपन्स दिए हुए थे, कुर्दिश के थ्रू लेटेस्ट, दुनिया के लेटेस्ट वेपन्स दिए गए थे। उसमें जितने मारने वाले, ईरान ने जो बताया 3,500 लोग मरे थे, उसमें पूरे के पूरे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मरे हैं। सिर्फ 500 ही दंगाई आए थे ना, वो मरे हैं, बाकी के पूरे आके फायरिंग। ये सारा से प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक जंग थी, इंटरनल रेवोल्यूशन लाने के लिए एक जंग थी, अमेरिका की तरफ से भेजा हुआ था वहां के सीक्रेट एजेंट्स के थ्रू। यहां पर प्रोटेस्ट को नाम देना, पहले प्रोटेस्ट शुरू हुआ वो दंगा ही बन गया। तो वही बताए, बातचीत के लिए प्रोटेस्टर्स जो भी आएंगे वो बातचीत हो सकती है, यानी दंगाइयों के साथ बातचीत नहीं हो सकती, ये दुनिया का कानून है। वो दो ये एक चीज हो गया। उसके बाद में जो है ना, जो भी इसराइल और अमेरिका कर रहे हैं, आप देख लीजिए 50 साल से जुल्म ही कर रहे हैं। सैंक्शंस लगाए, वो भी एक जंग है, यानी सबसे बड़ी जंग है सैंक्शंस। तो उसके बाद अभी फिजिकल जंग भी देख ले, इन हर पे में वो फेल हो रहे हैं, इस बार भी फेल होंगे। तो हाँ नो डाउट, जब पूरी 50 साल से चल रही है तो इकोनॉमी क्या ना, इकोनॉमी थोड़ी बहुत नीचे जाएगी, और इन्फ्लेशन बोले तो थोड़ा नीचे जाएगा, और करेंसी बहुत सारी गिर गई है नीचे, 3,000 से जाके 1,80,000 हो गई है पर डॉलर का। मैं ये चीजों को मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। इससे ईरान को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहां का लोकल प्रोडक्शन ज्यादा है। इसमें क्या है, हाँ उन्होंने बोला है बेसिक पे फर्क नहीं पड़ेगा, खाने पीने भूख से नहीं मरेंगे,
हाँ पॉसिबल है, उन्होंने पहले ही डिक्लेयर दे दिया है कि अभी से कि हम 2 साल जंग में रहेंगे। 2 साल जंग में रहने के लिए हमें 2 साल के बाद पॉसिबिलिटीज है। मैं मसलन जो हमारे लिए रमजान एक ये है, तो रमजान में क्या भूख का, तो हमें हमारे लिए रमजान मॉडल है, हम वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मगर सिलेंडर नहीं होंगे। तो वहां पर लोग जो और दूसरा क्या है, जैसे इमाम खोमेनी आए थे रेवोल्यूशन के बाद, इलेक्शन कराया गया था, रेफरेंडम कराया गया था कि इस्लामिक रहना है या नहीं रहना है। 98% लोग बोले कि नहीं इस्लामिक रहना है, क्रांति होना है। तो ये चीजें है ना, ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं, जो कुछ भी है डेमोक्रेटिक वे में आ रहा है। आज भी जो जब मैं 40 दिन की जो फेडरल में गया था, जो अभी जाके आया, तो फेडरल में भी लोग मेजर यानी कि 80% से ज्यादा लोग बोल रहे थे कि हम जंग करना, हमें पूरा बातचीत करके देख लिया, अभी हमें जंग चाहिए। तो ये चीजें है ना, हमें बदला चाहिए। जो हमारे लीडर्स को मारा उसके लिए वो अमेरिका को घुटने पे हमें नहीं आना है। ये चीजें जो यानी कि पब्लिक का यह डिमांड है, यानी कि आईआरजी का कोई ये नहीं है। आईआरजी और गवर्नमेंट को मजबूर किया हुआ है पब्लिक ने कि हम जंग में जाना है, जंग करना है। तो ये चीजें है ना, पूरे का पूरा यानी जो मूसाद कोई भी कंट्री में जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करते हैं, तो अंदर से मूसाद के भी एजेंट्स आते हैं, सीआईए के भी एजेंट्स आते हैं, आए हैं, कर रहे हैं, उसमें तकलीफें बहुत झेल रहे हैं, होने के बावजूद भी इतना सस्टेन कर रहे हैं ना। इतना सब होने के बाद पूरी तरह पूरा गल्फ उनके खिलाफ था। आप देख रहे हैं, अब जाके अभी उनके पास बातचीत कर रहा है, पूरे का पूरा बेसिस देके पूरा इकोनॉमिक में पूरे गल्फ का पैसा ईरान में था, क्योंकि डॉलर खरीद के वहां के करेंसी को गिराने में। ये चीजें है ना, पूरी की पूरी दुनिया की पूरी कोशिश करके देख ले, कुछ नहीं हुआ। ये सैंक्शंस में भी कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने साफ बोला, अब जितना भी करके देखना है देख लो, हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं। मजबूर ईरान में तो ऑलरेडी सैंक्शंस नीचे चले गए, करेंसी नीचे है, इकोनॉमिक डाउन है, मगर अमेरिका और इसराइल की जो बर्बादी हो रही है ना, आप देख रहे हैं। जो पहले एक सुपर पावर था, आज कहां है सुपर पावर? जो यूनिलैटरली पावर था, आज कहां है? खत्म हो गया। तो ये मल्टी पोलर, ये इससे क्या है, उसका नुकसान ज्यादा हो रहा है अमेरिका और इसराइल की। जो अब ईरान बोल रहा है कि हम लोग है ना, ये नहीं है कि अमेरिका को हम जाके बर्बाद कर देंगे, यहीं पर जितने बेसेस को मार देंगे तो समझो कि अमेरिका बर्बाद हो गया। तो अभी क्या है, अभी भी क्या बोल रहे हैं वो, जो भी अमेरिका के साथ देंगे उसकी शिप जाने नहीं देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अपने दोस्तों के लिए खुला है, कभी भी बोल रहे हैं कि अपने दोस्तों के लिए सिर्फ परमिशन लेना है सिक्योरिटी रीजन में, उसके बाद जाना है, बस इतना ही है। ऐसा नहीं है कि हम जाने नहीं देंगे, ये नहीं है। उन्होंने न्यूक्लियर बना दिया है, इन्होंने न्यूक्लियर बनाने के लिए अमेरिका ने टेस्ट कर भी दिया है। इससे देख लीजिए आप, दुनिया के आपके पूरे हमारे पैनलिस्ट और दूसरों की सब चीज को जितने भी समय की कमी है सर, आपका और सहाय सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस चर्चा में भाग लिया, अपनी बातें रखी। थैंक यू, बहुत अच्छी था। थैंक यू रजन साहब। ईरान अमेरिका के बीच जो भी तनाव जैसी स्थिति है, उसके जो भी नए अपडेट्स थे उन पर हमने चर्चा की, विस्तार से आपको बताया। तो फिलहाल तक की जो जानकारी थी हमने दे दी है। जो भी नई जानकारी सामने आएगी इस तनाव से जुड़ी हुई, वो आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.